टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में किसे पब्लिक सेक्टर का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं मनीष प्रकाश, नवतेज बाल, करण बाजवा, आशीष जैन। और सही जवाब है नवतेज बाल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवतेज बाल को अपने पब्लिक सेक्टर बिजनेस का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नवतेज बाल ने मनीष प्रकाश का स्थान लिया है। नवतेज इससे पहले मैकिन्से एंड कंपनी में एक वरिष्ठ भागीदार थे, जहां उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं और भारत के ऑपरेशंस सर्विस लाइन का नेतृत्व किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पहला सवाल, शेरतु कपेन समुदाय, जिसे हनी हंटर के रूप में जाना जाता है, किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। और सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हनी हंटिंग से जुड़े शेरतुकपेन समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालना इस समुदाय की परंपरा का हिस्सा है, जो धीरे धीरे अब विलुप्त होता जा रहा है। गौरतलब है कि इस समुदाय की परंपरा पर निर्मित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो ने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड हासिल किया है। इसमें ची का अर्थ है शहद और लुपो का अर्थ है शिकारी। ची लुपो फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक द्वारा बनाई गई है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दूसरे सवाल पर नजर डालते हैं। इसरो जल्द ही ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस हैं PSLV, GSLV Mk2, एरियन 5 या फिर ASLV। और सही जवाब है PSLV। इसरो ने जल्द ही ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही है, जिसे इसरो के PSLV प्रक्षेपण यान के जरिए भेजा जाएगा। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन के लिए ब्राजील का पहला सैटेलाइट होगा। इसे ब्राजील में स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया है, असेंबल किया गया है और टेस्ट किया गया है। इस सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस के जरिए ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के वनों की निगरानी करना आसान हो जाएगा। साथ ही ये इमेजेस कृषि और वनस्पति क्षेत्रों के लिए सहायक होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ रीयूजेबल मास्क और PPE किट लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, टाटा ग्रुप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर फेसबुक। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और HEIQ स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी से बने रीयूजेबल मास्क और PPE किट लॉन्च किए हैं। लॉयल टेक्सटाइल्स के एक अधिकारी के मुताबिक यह रीयूजेबल PPE दुनिया का पहला उत्पाद है जिसने वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट और SBPR टेस्ट पास किया है। इन उत्पादों में उपयोग किए गए कपड़े को बनाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक फाइबर RLN फील फ्रेश का इस्तेमाल किया गया है। लॉयल टेक्सटाइल्स सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए एक एंटी वायरल फैशन वियर रेंज भी शुरू कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चौथा सवाल, किस देश ने हाल ही में एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? रूस, चीन, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। और सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में एक दूरसंचार सैटेलाइट एपस्टार 60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह सैटेलाइट चीन के लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। एपस्टार 60 सैटेलाइट मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त, कुशल, सस्ती और ऑल वेदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इस सैटेलाइट को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी CAST द्वारा डिजाइन और निर्माण इसका किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने हाल ही में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। सही जवाब है इसका नेपाल। नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर सारे प्राइवेट भारतीय न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में यह कदम नागरिकों द्वारा भारतीय न्यूज चैनलों की भारी ऑनलाइन आलोचना को देखते हुए उठाया गया।
भारतीय न्यूज चैनल्स पर नेपाली राजनेताओं की छवि खराब करने के आरोप लगे हैं, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में नेपाल की सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिस पर मिलने वाले ब्याज की दर 0 होती है। और दूसरा कथन है, जीरो कूपन बॉन्ड को बट्टा यानी डिस्काउंट पर निर्गत किया जाता है तथा सम मूल्य यानी पर वैल्यू पर इसकी अदायगी होती है। सवाल है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिस पर मिलने वाले ब्याज की दर 0 होती है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋण प्रतिभूति है जिस पर ब्याज अदा नहीं किया जाता। इस बॉन्ड का व्यापार बड़ी छूटों पर किया जाता है और जब यह बॉन्ड मैच्योर होने पर इसके अंकित मूल्य पर वापस किया जाता है तो इससे खरीदार को लाभ प्राप्त होता है। जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पर निर्गत किया जाता है यानी बट्टे पर निर्गत किया जाता है तथा सम मूल्य यानी पर वैल्यू पर इसकी अदायगी होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है कि दोनों कथन सही हैं यानी ऑप्शन सी सही है। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में सही है या है। पहला है, ये बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों, नगर निकायों और नगर निगमों द्वारा जारी किए गए मार्केटिंग योग्य उपकरण होते हैं, विपणन योग्य उपकरण होते हैं। और दूसरा है कि इनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ऑप्शन से कूट दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ये बॉन्ड दरअसल शहरी स्थानीय निकायों, नगर निकायों और नगर निगमों द्वारा जारी किए गए विपणन यानी मार्केटिंग योग्य उपकरण होते हैं। इनका मकसद शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस धन का उपयोग आवश्यक संरचनात्मक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने आदि के लिए किया जा सकता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन वास्तविक समय सकल भुगतान से संबंधित है या है। पहला, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। और दूसरा, यह बैंकिंग चैनल द्वारा मुद्रा अंतरण का सबसे सुस्त माध्यम है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है केवल एक। वास्तविक समय सकल भुगतान यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली एक ऐसा फंड ट्रांसफर मेथड है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। यह बैंकिंग चैनल द्वारा मनी ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है। वास्तविक समय में भुगतान से तात्पर्य है पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि का न होना, वेटिंग पीरियड का न होना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन निष्पादन बजट के बारे में सही है या है। पहला, इस बजट की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1965 के आम बजट से की गई। दूसरा, निष्पादन बजट इस बात का संकेत देता है कि खर्च की गई निधियों में से परिणामों और अंततः आउटकम प्राप्त होने की किस प्रकार की उम्मीद है। ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। इसके तहत तय किए गए लक्ष्यों को एक कार्य नीति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। निष्पादन बजट इस बात का संकेत देता है कि खर्च की गई निधियों से परिणामों और अंततः आउटकम प्राप्त होने की किस प्रकार की उम्मीद है। निष्पादन बजटिंग सार्वजनिक व्ययों के कार्यों, प्रोग्राम तथा निष्पादन इकाई के संदर्भ में प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य राजकीय उत्पाद तथा लागत को सामने लाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सही है या है। पहला कथन है, इन प्राप्तियों से सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती। और दूसरा कथन है, ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी तथा भविष्य निधि जमा राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही जवाब है ऑप्शन ए।
राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, न ही परिसंपत्तियों में गिरावट आती है। अर्थात राजस्व प्राप्तियां नियमित और आवर्ती प्रकृति की होती हैं। राजस्व प्राप्ति को सरकार सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त करती है। इसके तहत जिस तरह की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है वो हैं कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। विनिवेश, ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, भविष्य निधि जमा, पेंशन फंड जमा आदि पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल एक, ऑप्शन ए। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। ओडिशा सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? संबलपुर, देवगढ़, नयागढ़ या फिर कटक? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।